Hello everyone, my name is Anand and we are doing lecture 7 of atomic structure. तो बच्चों अभी तक हम लोगों ने रदरफोर्ड के एटॉमिक मॉडल को सीख लिया है जिसमें हमने एनर्जी का कैलकुलेशन, वेलोसिटी का कैलकुलेशन और रेडियस का कैलकुलेशन देखा था। तो मैं एक बार वो फॉर्मूला रिवाइज कर देता हूँ क्योंकि उन फॉर्मूला का मैं आगे इस्तेमाल भी करने वाला हूँ। तो रेडियस का फॉर्मूला बच्चे हमें मिला था 0.529 मल्टीप्लाई दैट इज व्हाट एन स्क्वायर अपॉन जेड। और ये वैल्यू बच्चे यूनिट में आई थी एंगस्ट्रॉन में। इसके साथ यूनिट आना बहुत जरूरी है, अगर यूनिट बदल दोगे तो वैल्यूज बदलनी शुरू हो जाती है। फिर हमने एनर्जी का वैल्यू निकाला था जिसकी वैल्यू निकल के आई थी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में -13.6 जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर। ये बच्चे इलेक्ट्रॉन वोल्ट में था। और लास्ट वन हमारे पास वेलोसिटी का फॉर्मूला निकला था जिसकी वैल्यू 2.18 इंटू 10⁸ जेड बाई एन। ये आपके फॉर्मूले थे। ये वैल्यू किसमें थी? सेंटीमीटर पर सेकेंड में थी। इस एनर्जी वाले फॉर्मूले का यूज करके अभी आप देखोगे कि हम एक फॉर्मूला और डिराइव करेंगे जिसकी हेल्प से हम हाइड्रोजन के स्पेक्ट्रम को कैलकुलेट करना सीखेंगे। ये फॉर्मूला जो आता है, मतलब ये बोहर साहब के फॉर्मूले से निकल के आता है और लिम जिससे उसमें नाम आते हैं, लाइमन का आता है, बाल्मर का आता है, ठीक है ना, पास्चन, ब्रैकेट, पी फंड। ये लोग साइंटिस्ट आते हैं जो हाइड्रोजन के स्पेक्ट्रम को एनालिसिस करके उसको बताते हैं कि कौन से कौन कैटेगरी में आपका सीरीज आएगा। लाइमन सीरीज किस किस कैटेगरी में है, बाल्मर किस में आएगा, कौन सा दिखने वाला सीरीज है, कौन सा नहीं। ये सारी चीजें लेटर ऑन अभी करके हम लोग देखने वाले हैं। एक छोटा सा टॉपिक है, उसको कवर अप कर लेते हैं। हालांकि मैं इनके बारे में ऑलरेडी पहले डिस्कस कर लिया हूँ, बट टर्मोलॉजीज हैं, थोड़े से सीख लेते हैं फिर आगे हम लोग बढ़ेंगे। स्पेक्ट्रम की जब बात करते हैं बच्चे, स्पेक्ट्रम को दो कैटेगरी में हम डिवाइड कर लेते हैं। एक इमिशन स्पेक्ट्रम की बात करेंगे, एक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम की बात कर लेंगे। इमिशन स्पेक्ट्रम की बात होगी बच्चे जब किसी बॉडी को तुम हीट प्रोवाइड करते हो, उसको गर्म करना शुरू कर देते हो। उस कंडीशन में जब बॉडी गर्म होती जाती है तो एक समय ऐसा आता है कि उसका टेम्परेचर इन्वायरमेंट के टेम्परेचर से, जो उसके आसपास के सराउंडिंग है, उससे क्या होता है, उसका टेम्परेचर बढ़ जाता है। ऐसे कंडीशन में वो बॉडी क्या करता है? रेडिएशन करना शुरू कर देता है, रेडिएट करता है। एनर्जी का क्या कर रहे हैं यहाँ पे? रेडिएशन हो रहा है। इमिटेशन होने की वजह से इसको हम क्या बोलते हैं? ये इमिशन स्पेक्ट्रम है। ये जो निकल रहे हैं वो इस इमिशन स्पेक्ट्रम कहलाते हैं। एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम में सिमिलरली आप क्या करते हो? सोर्स ऑफ लाइट के थ्रू किसी बॉडी को देते हो, मतलब हीट पहुंचाते हो। जैसे यहाँ पे अलग अलग वेव्स हैं, अलग अलग वेव्स क्या हो रहे हैं, इस बॉडी पे फॉल हो रहे हैं और इसको एक एनर्जी प्रोवाइड करने का काम कर रहे हैं। बट जब ये इमिट करेगा ना वेव, तो इमिट वेव करेगा तो जितने रे तुमने यहाँ पे प्रोवाइड किए, जितने वेव तुमने यहाँ प्रोवाइड किए, वो सारे वेवलेंथ यहाँ नहीं मिलते हैं, कुछ वेवलेंथ मिसिंग हो जाती है जो ब्लैक स्ट्रिप के फॉर्म में दिखाई देती है। मतलब ऐसे देखो, ये रेड था, ठीक है ना, बीच में क्या हुआ? ब्लैक स्ट्रिप आ गया, देन ब्लू आया, देन ग्रीन आया, बीच में जो ब्लैक कलर की स्ट्रिप दिख रही है, ये ब्लैक कलर की स्ट्रिप आनी शुरू हो जाती है। तो इस तरह के जब स्पेक्ट्रम मिलते हैं तो उसको हम लोग एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम कहते हैं। क्या होता है? तुमने कितने सारे वेव दिए बट सारे वेव ना निकल के कुछ वेव मिलते हैं, उनके बीच बीच में एक ब्लैक कलर की स्ट्रिप होती है, और इस तरह से जो हमें स्पेक्ट्रम कलेक्ट होती है उसको हम एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम कहेंगे। इमिशन, किसी भी हीटेड बॉडी से जो स्पेक्ट्रम निकल रही है उसको हम इमिशन स्पेक्ट्रम कह देंगे। अब देखो कहानी होता है, इस स्पेक्ट्रम को हम दो तरीके से और भी डिवाइड कर सकते हैं, उनका नाम दे सकते हैं। मेनली हम इन्हीं के बारे में बात भी करते हैं, जब भी चर्चा होती है तो यही दोनों बातें होती है, इमिशन और एब्जॉर्प्शन की हम बात करते ही नहीं है। कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम की बात होती है बच्चे, पीछे इसके बारे में उन्होंने बहुत चर्चा किया था, कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम। और दूसरा आपका होगा डिसकंटिन्यूअस, डिसकंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम, स्पेक्ट्रम, ठीक है ना। इस डिसकंटिन्यूअस को एक और नाम देते हैं डिस्क्रीट, डिस्क्रीट स्पेक्ट्रम भी कहते हैं, ठीक है ना। अब कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम क्या है बच्चे? एग्जाम्पल के तौर पे सनलाइट ले लो। सनलाइट को जब तुम प्रिज्म से, क्लास 10th में ये कर रखा है, जब आप सनलाइट को ऐसे फॉल करते थे तो क्या होता था? ये आने के बाद 7 कलर में ऐसे डिवाइड हो जाते थे, और सातों कलर क्या होते थे? एकदम कंटिन्यूअस फॉर्म में होते हैं। कोई ऐसा नहीं होता बीच में ब्लैक कलर की उसमें आता, क्या हो, स्ट्रिप आती हो, मतलब ब्लैक कलर की पट्टी, ऐसा कुछ नहीं आता। कंटिन्यूअस सभी मतलब क्या होती है, अलग अलग कलर्स में यहाँ पे निकलती जाती है। कौन कौन से कलर होते हैं अगर आपको याद होगा तो? विबजियोर होते थे, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, ये कंटिन्यूअसली आते थे। वायलेट के बाद जस्ट इंडिगो, इंडिगो के जस्ट बाद ब्लू, ब्लू के जस्ट बाद ग्रीन, ग्रीन के बाद जस्ट येलो, समथिंग लाइक रेनबो। आपने रेनबो देखा ना, रेनबो, उसमें क्या होता है,
मतलब एकदम से कलर ऐसे कंटिन्यूअस होते हैं, ऐसे बना होता है पूरा एक बो के फॉर्म में रहता है, तो ये कंटिन्यूअस रहता है, कहीं भी बीच में ब्लैक कलर की क्या होती है, लाइनिंग नजर नहीं आती। तो ऐसे स्पेक्ट्रम हमारे लिए क्या हो गए, कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम कहलाए, जो क्या होती है किसी प्रिज्म के थ्रू पास हो रही हो तो कंटिन्यूअस फॉर्म में वो स्कैटरिंग दिखता है, मतलब अलग अलग मतलब बट रहे हैं कलर्स में, तो वो सब क्या है, कंटिन्यूअस फॉर्म में। डिसकंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम की जब तुम बात करोगे तो उसमें ऐसा देखने को नहीं मिलता है, उसमें ब्लैक ब्लैक कलर की स्ट्रिप मिलेगी। एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम इज ऑलवेज डिसकंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम और अ डिस्क्रीट स्पेक्ट्रम, ठीक है ना। वो हमेशा डिसकंटिन्यूअस हो, क्योंकि इसमें भी हमेशा क्या मिल रहा है, ब्लैक ब्लैक कलर की क्या मिल रही है, स्ट्रिप मिल रही है। तो यही तो डिसकंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम है, कंटिन्यूअस नहीं मिलेगा, बीच बीच में क्या होगा, ब्लैक कलर की स्ट्रिप मिलनी शुरू हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल, हाइड्रोजन को हीट करो, ठीक है ना, हाइड्रोजन गैस को H2 गैस को आप हीट करना शुरू कर देते हो या फिर इलेक्ट्रिक आर्क उसको देते हो। ऐसे कंडीशन जब इसको एनर्जी प्रोवाइड हो जाती है, एनर्जी मिल जाती है, तो ये एक्साइटेड स्टेट में चला जाता है। कभी भी इमिशन की जो प्रक्रिया होती है एक्साइटेड स्टेट में जाने के बाद ही होती है। तो हाइड्रोजन जब अपने एक्साइटेड स्टेट में जाता है तो वो इमिशन करना शुरू कर देता है। अब वो इमिशन करना शुरू करेगा तो उस कंडीशन में मतलब जो कलर मिलती है, मतलब पहले तो हाइड्रोजन हीट करते गए तुम क्या प्रोवाइड कर रहे हो, तुम लगभग ऑलमोस्ट ऑल काइंड ऑफ वेवलेंथ इसको प्रोवाइड कर दे रहे हो, ठीक है ना। इलेक्ट्रिक आर्क व्हाइट रेज ही होती है, ठीक है ना, तो सभी तरह के इसको वेव तुमने प्रोवाइड कर दिया। कुछ सर्टेन टाइम पीरियड के बाद जो ये हाइड्रोजन होता है वो ब्लूइश कलर में दिखना शुरू हो जाता है, ब्लू कलर की उसमें रे नजर आनी शुरू हो जाती है। अब तुम इसी ब्लू कलर को क्या करो ना, इस प्रिज्म से पास कर दो, तो इस कंडीशन में हमें जो रे मतलब यहाँ पे एक वेव का जो स्पेक्ट्रम मिलती है वो कंटिन्यूअस फॉर्म में नहीं मिलती बच्चे, बीच बीच में ब्लैक कलर की क्या होती है, उसमें स्ट्रिप मिलती है। मतलब आपने क्या दिया, इसको प्रोवाइड किया क्या था, सब कुछ प्रोवाइड किया था, एक व्हाइट रे प्रोवाइड किया था, इसमें 7 कलर कंटेन करते हैं, ठीक है। ये आपको ब्लूइश कलर में ग्लो किया, जब इस ब्लूइश कलर को तुमने किसी प्रिज्म से पास किया तो ये 7 कलर में कंटिन्यूस में निकल के क्या निकल रहे हैं, डिस्क्रीट फॉर्म में निकल रहे हैं। तो ये डिसकंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम कहलाया, डिस्क्रीट स्पेक्ट्रम कहलाया। तो इस तरह से ये जो स्पेक्ट्रम वाला पॉइंट था, जो छोटा मोटा टर्मिनोलॉजी था, वो आपका कंप्लीट हो रहा है। अब हम आगे क्या करेंगे, इन हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम जो है इनको निकालना सीखेंगे, कैलकुलेशन सीखेंगे, कैसे कैलकुलेट करते हैं, उसके लिए फॉर्मूला कैसे लेके आएंगे, वो सारी चीजें इसमें हम लोग देखने वाले हैं। होपफुली ये चीज समझ में आ गया। इमिशन स्पेक्ट्रम कैन बी कंटिन्यूअस, कैन बी डिसकंटिन्यूअस, बट एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम ऑलवेज डिसकंटिन्यूअस, ठीक है ना। चलो तो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ा जाए। देखो हमारे पास बोहर का दो सेल के बीच की अगर एनर्जी गैप निकालनी है तो पहले एक काम करता हूँ, मैं एक सेल बना ही देता हूँ, एक छोटा सा, ये न्यूक्लियस हो गया हमारा, ठीक है ना। और ये एक सेल ले लेते हैं यहाँ पे, एक और सेल लेते हैं ऐसे, और इसको हम बड़ा कर देते हैं, तो ये हो गया, बड़ा हो गया, ठीक है ना। यहाँ पे साइड में कर दो। अब यहाँ देखो मुझे इसकी वैल्यू निकालनी है, तो अगर इलेक्ट्रॉन इन दोनों के बीच की एनर्जी गैप निकालनी है, एनर्जी गैप है कितनी, तो एनर्जी गैप डेल्टा ई कहोगे, इसकी एनर्जी गैप कितनी है, तो बोहर साहब ने बता रखा है एनर्जी गैप निकालना है तो डेल्टा ई आपका कुछ और नहीं है, E2 में से E1 घटा दो, दुनिया यही करती है भाई, फाइनल माइनस इनिशियल कर लो, E2 माइनस E1। बोहर साहब ने सेकंड सेल की एनर्जी का फॉर्मूला बता रखा है, फर्स्ट सेल की एनर्जी का फॉर्मूला बता रखा है, रख दो, बड़ी इजी से सॉल्व हो जाएंगे। तो डेल्टा ई बराबर E2, E2 की वैल्यू क्या है बच्चे, -13.6। अगर याद है सेकंड सेल की बात करेंगे तो भाई एटम तो बदलेगा नहीं, Z² बाई N, N कौन सा, 2, N2 का स्क्वायर, मान लो ये हाइड्रोजन था, कोई भी मान लेते हैं हाइड्रोजन ही था, तो हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर बदलेगा क्या, नहीं, तो जेड को तो जेड ही रहने देंगे। हाँ सेल नंबर बदल रहा है, पहला दूसरा तीसरा सेल जिस सेल में होगा उस सेल का नंबर डाल दिया, तो सेकंड सेल में है तो N2 का स्क्वायर हो गया। ई फर्स्ट तो माइनस, तो ये तो E2 माइनस E1 में का माइनस है, और E1 खुद माइनस में होगा, तो -13.6 Z² अपॉन N1 का स्क्वायर। अब ये माइनस माइनस बच्चे क्या हो रहा है, प्लस हो जा रहा है, तो डेल्टा ई बराबर -13.6 Z² अपॉन N2 का स्क्वायर, ये प्लस हो गए 13.6 Z² अपॉन N1 का स्क्वायर। अब डेल्टा ई की वैल्यू क्या होगी बच्चे, यहाँ पे ये प्लस वाले को इधर भेज दो, माइनस वाले को उधर भेज दो, तो यहाँ पे वैल्यू काम करो, 13.6 Z² कॉमन भी दिख रहा है, चलो मैं अरेंज कर ही देता हूँ वरना कंफ्यूज हो गया, 13.6 Z² अपॉन N1 स्क्वायर माइनस 13.6 Z² अपॉन N2 का स्क्वायर। अब यहाँ से क्या कॉमन दिख रहा है, 13.6 Z² कॉमन दिख रहा है, तो निकाल लो कॉमन, 13.6 Z² कॉमन ले लोगे तो यहाँ क्या बच जाएंगे बच्चे, 1/N²
n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 का स्क्वायर। ये बच्चे ये जो तुम्हें फॉर्मूला ऑब्टेन हो रहा है ना एनर्जी निकालने का दो के बीच का, मतलब सेकंड सेल से फर्स्ट सेल में गए तो एनर्जी कितना होगा, फर्स्ट सेल से सेकंड सेल में गए तो एनर्जी डिफरेंस कितना निकल के आएगा। ये एनर्जी डिफरेंस किसी भी एटम के लिए काम करेगा जो हाइड्रोजन की तरह दिखते हो। जैसे कि हाइड्रोजन खुद आ गया Li+2, हाइड्रोजन लाइक एटम है, मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम है जितना हाइड्रोजन के पास होता है। हीलियम पे एक प्लस लगा दो, इसके पास भी सेम इलेक्ट्रॉन है जितना हाइड्रोजन के पास है। तो इन सभी के लिए क्या है, ये फॉर्मूला वैलिड है। अब हाइड्रोजन के लिए बात करेगा तो कुछ भी नहीं, जेड की जगह 1 वैल्यू रख दो, कहानी खत्म हो जाएगी। तो मैं यही लिख देता हूँ डेल्टा ई बराबर 13.6, जेड स्क्वायर इज 1 स्क्वायर तो 1 हो जाएगा, 1/n1 का स्क्वायर माइनस 1/n2 का स्क्वायर। जब हाइड्रोजन के लिए बात करेंगे तो हम इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करेंगे। जेड लिखने की हमें आवश्यकता ही नहीं पड़ रही है, कहीं से भी देखो जेड की जरूरत पड़ रही है, एकदम नहीं पड़ रही है, आसानी से काम बन जाएगा, जेड का मान 1 हो गया, कहानी खत्म। अब इसी फॉर्मूले का आगे अगर हम एक्सटेंड करें, मतलब बढ़ाएं, तो हम वेवलेंथ का भी कैलकुलेशन कर सकते हैं। देखो कैसे, इसको छोटा कर दें, कोई आवश्यकता नहीं इतने बड़े होने की, चल भाई छोटा हो जा, तू साइड में हो जा। तो अब मैं इस फॉर्मूले को यहाँ से बढ़ा रहा हूँ, यहीं से उठा रहा हूँ डेल्टा ई की वैल्यू। तो डेल्टा ई बराबर क्या है, डेल्टा ई, अच्छा एक काम करो, यहीं पे मैं आगे बढ़ा रहा हूँ, मतलब इसको आगे बढ़ा रहा हूँ। तो डेल्टा ई को बच्चे अगर मैं प्लैंक के हिसाब से चलूँ, ठीक है ना, तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ Hc/λ बराबर 13.6, क्या है बच्चे, जेड स्क्वायर, और यहाँ पे क्या है 1/n1 का स्क्वायर माइनस 1/n2 का स्क्वायर। अब यहाँ से 1/λ कर लो और Hc को क्या करो, यहाँ से उठा के यहाँ भेज दो, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन वाला सिस्टम है। तो 13.6 मैं Hc को यहाँ साइड में कर दे रहा हूँ और जेड स्क्वायर को इधर बगल में कर दे रहा हूँ, और यहाँ पे लिख दे रहा हूँ 1/n1 का स्क्वायर माइनस 1/n2 का स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ से ये बच्चे वैल्यू जो होती है ना, इस वैल्यू को जब कैलकुलेट करते हैं तो ये वैल्यू बराबर होती है रेडबर्ग कांस्टेंट के। तो 1/λ इज व्हाट, रेडबर्ग कांस्टेंट जेड स्क्वायर, यहाँ पे क्या हो जाएगा 1/n1 का स्क्वायर माइनस 1/n2 का स्क्वायर। ये फॉर्मूला हो गए बच्चे हाइड्रोजन और हाइड्रोजन जैसे किसी भी एटम मॉलिक्यूल्स के लिए वेवलेंथ निकालने के लिए। अगर उसके सेल से, एक सेल से दूसरे सेल में इलेक्ट्रॉन जा रहा है तो कितना वेवलेंथ उसमें क्या हुआ, इमिट हुआ, कितना वेवलेंथ रेडिएट हो रहा है, वो आप यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हो। हाइड्रोजन के लिए अगर आपको वेवलेंथ कैलकुलेट करना है तो 1/λ, रेडबर्ग कांस्टेंट को ऐसे रहने दीजिए, जेड का मान 1 हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1/n1 का स्क्वायर माइनस 1/n2 का स्क्वायर, और इस तरह से क्या हो जाएगा, ये हाइड्रोजन के लिए आपको एक वेवलेंथ निकालने का फॉर्मूला मिल गया, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम निकालने का। तो हम हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम इसी फॉर्मूले पे निकालेंगे, यही फॉर्मूला हमारे लिए इंपॉर्टेंट भी है। अब इसी फॉर्मूले को लेके आगे आते हैं, लाइमन आता है, ठीक है ना, लाइमन एक साइंटिस्ट है, उनका एक मतलब पूरा वेव के सीरीज में बना के देते हैं, तो उसको हम लाइमन सीरीज कहते हैं। तो लाइमन सीरीज के लिए n1 का मान कंपलसरी है, ये याद रखना पड़ेगा, n1 का मान तो 1 होगा बच्चे, मतलब ये फर्स्ट सेल की कहानी कहे थे। और n2 का मान 1 के ऊपर, एबव 1, तो 1 के ऊपर कौन आता है, n2 का मान 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, और कहाँ तक जा सकते हो तुम, इनफाइनाइट तक जा सकते हो, तो इनफाइनाइट हो सकता है। चलो तो कैलकुलेट कर लेते हैं लाइमन सीरीज की वेवलेंथ कितनी होती है। n1 को 1 मान लेते हैं और सेकंड सेल से इलेक्ट्रॉन फर्स्ट सेल की तरफ आ रहा है, तो ऐसे कंडीशन में क्या मिलने वाला है, 1/λ, फॉर्मूला वही है, हाइड्रोजन के लिए चूंकि बात कर रहे हो तो टेंशन फ्री हो, रेडबर्ग कांस्टेंट नो हाइड जेड का स्क्वायर, ब्रैकेट में 1/n1 का स्क्वायर माइनस 1/n2 का स्क्वायर। ये n1 का स्क्वायर और n2 का स्क्वायर से कभी कंफ्यूज मत हो जाना कि मैं n1 का मान 1 रखूं, n2 का मान 2 या 3, क्या रखूं, किसकी वैल्यू क्या रखूं। एक सिंपल सा तरीका दिमाग में बैठा लेना, ये जो सिगमेंट है इसकी वैल्यू हमेशा पॉजिटिव आनी चाहिए। अगर तुम्हारी वैल्यू इसकी पॉजिटिव नहीं आई, फॉर एग्जाम्पल मतलब ये लेमडा के लिए कंडीशन बता रहा हूँ, एनर्जी के लिए नहीं, लेमडा की वैल्यू कैलकुलेट कर रहे हो, उस कंडीशन में 1 दोनों में ही आ रहा था ना ये वैल्यू, देख लो फॉर्मूले में भाई, 1/n1 माइनस 1/n2 लेमडा के लिए भी आ रहा है, एनर्जी के भी फॉर्मूले में आ रहा है। एनर्जी की मैं चर्चा यहाँ भी नहीं कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे चर्चा सिर्फ किसकी कर रहा हूँ, वेवलेंथ की बात कर रहा हूँ। जब भी तुम वेवलेंथ कैलकुलेट कर रहे होगे तो 1/n1 माइनस 1/n2 का जो स्क्वायर करके दे रखा है, इसकी वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होनी चाहिए, उसके हिसाब से तुम वैल्यू फिट कर लो, कोई दिक्कत नहीं, कभी वैल्यू, कभी आंसर गलत होगा ही नहीं, कभी नहीं गलत होगा। दिखाओ, देखो कैसे होगा, क्यों नहीं गलत होगा, उसका लॉजिक समझो, लेमडा की वैल्यू नेगेटिव हो ही नहीं सकती भाई, उसका वैल्यू 1 लेमडा 1 एंगस्ट्रॉन इज व्हाट,
अगर मैं यहाँ पे लिखूँ तो 10 पे पावर माइनस 10 मीटर बच्चे लेंथ है, और लेंथ माइनस कब से होने लगा, लेंथ कभी माइनस होता ही नहीं है, तो इसलिए हमेशा ये वैलिड हो जाएगा, क्योंकि ये पॉजिटिव वैल्यू होगी तभी लैम्डा की वैल्यू पॉजिटिव आएगी, निगेटिव होगी तो फिर तो कहानी गड़बड़ हो जाएगी। समझ में आया क्यों मैंने ऐसे बोला। चलो तो 1/λ रेडबर्ग कांस्टेंट को इसको यहीं रहने दीजिए, शांति से पड़े रहने दीजिए। अब 1 यहाँ रखेंगे तो 1/1 का स्क्वायर 1, 1/2 मतलब 1/4, 1/4 छोटी वैल्यू है 1 से, तो ठीक है 1 रख लेते हैं n1 की जगह पे, n1 1 हो जाएगा, n2 आपका 2 हो जाएगा। तो 1/1 का स्क्वायर 1, 1/2 का स्क्वायर बच्चे 1/4। मैं कंडीशन लिया हूँ 2 से 1 वाले का, तो यहाँ 4 1 जा 4, 1/λ रेडबर्ग कांस्टेंट, यहाँ पे क्या हो जाएगा 4 1 जा 4, 4 में से 1 जाएगा तो 3/4। तो बच्चे लेमडा क्या हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो यहाँ पे क्या हो जाएंगे 1/r और 4/3, ये आपको मिल जाएगा। अब देखो बच्चे करना कुछ नहीं है, आपको यहाँ पे रेडबर्ग कांस्टेंट की वैल्यू याद करने से मतलब नहीं है, कोई बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। आप सिंपल से 1/r की वैल्यू याद कर लो, हमेशा काम आएगा। क्या याद कर लो आप, 1/r की वैल्यू, और कितनी होती है 1/r की वैल्यू, लगभग 911 911.5 एंगस्ट्रॉन के बराबर होती है, ठीक है ना, 911.5 एंगस्ट्रॉन के बराबर होती है, वैल्यू याद करो, ये ऑलमोस्ट वैल्यू है, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, 911.5। अब हम क्या करेंगे, इस 911.5 को अपने हिसाब से सॉल्व करेंगे, कभी हम इसको 910 ले लेंगे, कभी इसको हम लोग 912 ले लेंगे, ठीक है ना। क्यों ये ऐसा कर रहे हैं, 912 लेने से क्या होगा, अगर नीचे 3 आया तो आसानी से डिवाइड हो जाएगा, नीचे 5 आया तो 910 डिवाइड हो जाएगा, और एक दो अंकों से कोई फर्क यहाँ ज्यादा खासा पड़ने वाला है नहीं, इसलिए हम ऐसा कर लेंगे। अब यहीं पे देख लो 1/r की वैल्यू मुझे 3 से डिवाइड करनी है, किससे डिवाइड करनी है, इस 3 से कटना है, तो 912 रखने में ज्यादा फायदा है, 912 रख लो। तो लेमडा बराबर यहाँ पे क्या कर दूं, मैं यहाँ पे कैलकुलेट कर लेता हूँ, 1/r को मैं 912 कह देता हूँ, और 4/3, तो 4/3 तो चलेगा ही चलेगा, ऐसे 4/3 ले लीजिए। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, इसको मैं यहाँ साइड में सेपरेट कर दूँ ताकि कंफ्यूजन ना हो, 3 से काटो, 3 3 का 9, और जीरो लगाओ, 3 चौक को 12, मल्टीप्लाई करो, लेमडा बराबर क्या हो जाएगा, 4 4 जा 16, 1 आएगा, तो यहाँ 4 3 जा 12, 1216 एंगस्ट्रॉन की कहानी बन गई। लेमडा की वैल्यू कितनी आई, 1216 एंगस्ट्रॉन। ये कब की कंडीशन है, जब सेकेंड सेल से फर्स्ट सेल में इलेक्ट्रॉन की आने की बात हो रही है, तब की हो रही है। ये वेवलेंथ क्या होगा, इमिट होगा, जो एनर्जी निकल रही थी सेकेंड सेल से फर्स्ट सेल में आने पे, मतलब ये यहाँ से, ये सेकेंड सेल से फर्स्ट सेल में इलेक्ट्रॉन जब जाएगा तो उस कंडीशन में जो एनर्जी इमिट हुई, उस एनर्जी की वेवलेंथ कितनी है, तो 1216 एंगस्ट्रॉन की थी। अगर उसकी एनर्जी मुझे कैलकुलेट करनी होती तो फिर क्या करते, उसकी एनर्जी निकालनी हो तो डेल्टा ई बराबर से सिंपल सा वही फॉर्मूला करना है, रेडबर्ग कांस्टेंट, यही वैल्यू मिल रही थी, और यहाँ पे क्या आ रहा था, सर रेडबर्ग नहीं आ रहे थे, माफ कीजिएगा, 13.6, 13.6, यहाँ पे 13.6, और 1/z² तो हाइड्रोजन के लिए तो जेड स्क्वायर मत लिखिए, 1/n1 का स्क्वायर माइनस 1/n2 का स्क्वायर। छोटा सा कॉन्सेप्ट में यहाँ बता दूं बच्चे, जब भी बोलूंगा मैं सेकंड से फर्स्ट में आ रहा है, क्या मैंने बोला, सेकंड से फर्स्ट में तुम आ रहे हो, मतलब तुम क्या हो रहा है, यहाँ इलेक्ट्रॉन सेकंड से फर्स्ट में आ रहा है, मतलब ये एनर्जी ज्यादा थी, यहाँ से एनर्जी कम हो रहा है, भाई इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ था, अब यहाँ से यहाँ आएगा, कब आएगा, जब इसकी बॉडी से एनर्जी निकलेगी। कोई भी इलेक्ट्रॉन को आप एनर्जी देते हो, मान लो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ है पहले सेल में, तुमने इसको एनर्जी यहाँ से दे दी, तो दोगे तो इलेक्ट्रॉन जंप करके यहाँ पहुंच जाएगा या फिर यहाँ पहुंच जाएगा, दोनों में से कहीं एक जगह पहुंचेगा। इलेक्ट्रॉन यहाँ घूम रहा था, अब इलेक्ट्रॉन वापस अपने ऑर्बिट में जाएगा, स्टेशनरी ऑर्बिट में अगर उसको जाना होगा, तो उस कंडीशन क्या करेगा, एनर्जी को इमिट करेगा। तो जब भी इलेक्ट्रॉन बाहर से अंदर की तरफ आता है, यानी ध्यान रखना, बाहर से अंदर की तरफ आएगा तो एनर्जी रिलीज होती है, क्या होती है, उस कंडीशन में एनर्जी रिलीज होती है, और वैसे कंडीशन में एनर्जी की वैल्यू हमेशा नेगेटिव आना चाहिए, ये ध्यान में रखना कि आपको ये सोचना है इलेक्ट्रॉन अंदर से बाहर आ रहा है, बाहर से अंदर आ रहा है। अगर बाहर से अंदर आ रहा है बच्चे तो एनर्जी रिलीज होगी, दैट मीन्स एनर्जी को नेगेटिव होना। और सेम इसका उल्टा कर दो, अगर वो अंदर से बाहर जा रहा है, मतलब पहले से दूसरे में कूद रहा है, मतलब पहले से दूसरे में भेजने के लिए तुम्हें एनर्जी देनी पड़ेगी, जब तुमको एनर्जी देनी पड़ेगी दैट मीन्स एनर्जी की वैल्यू पॉजिटिव आएगी, ये दिमाग में रख लेना। निगेटिव का मतलब एनर्जी रिलीज हुआ है, इमिट हुआ है, पॉजिटिव का मतलब तुमने एनर्जी प्रोवाइड किया है एटम को, तो वो पॉजिटिव वैल्यू दिखा रहा है। अब यहाँ से डेल्टा ई की वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं। अब मैंने क्या बोला, दूसरे से पहले में आ रहा है, तो डेल्टा ई, ये ध्यान रखना, दूसरे से पहले में आ रहा है, तो अब दिमाग में तुम्हारे वैल्यू मेरी निगेटिव आनी चाहिए, और वैसे भी यहाँ पे फाइनल माइनस इनिशियल होता है, दूसरे में था पहले में पहुंचा, दूसरे में था पहले में पहुंचा, यही कहानी है ना।
तो फाइनल कौन है, 2 से 1 में पहुंचे तो फाइनल 1 है, तो 1/1 का स्क्वायर कर लीजिए, माइनस 1/n2 क्या होगा, अभी कंडीशन देखो, माफ करना उल्टा हो गया, फाइनल माइनस इनिशियल उल्टा हो गया, फाइनली कहाँ था, ऐसे देख लो भाई, वैसे तो गड़बड़ हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन यहाँ था और कहाँ पहुंच गया, यहाँ पहुंचा, तो फाइनली कहाँ था, फाइनली यहाँ था, इनिशियली कहाँ पहुंच, सॉरी, इनिशियली कहाँ था, यहाँ था, फाइनली कहाँ पहुंचा, यहाँ पहुंचा, कंफ्यूज मत हो यार, कहाँ है इनिशियल, शुरू शुरू में कहाँ इलेक्ट्रॉन घूम रहा था, इस वाले गोले में घूम रहा था, ये गोला था इसका, फिर कहाँ पहुंच गया, यहाँ पहुंच गया जंप करके, तो ये क्या हुआ, बाद वाला है ना, मतलब ये जो छोटा वाला वैल्यू है वो क्या है, बाद में है, और बड़ी वाली वैल्यू क्या थी, पहले थी, तो यहाँ पे क्या करेंगे, जब माइनस करेंगे तो फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल इनिशियली कहाँ पे था, सेकंड सेल में था, कहाँ कूद के जा रहा है, पहले सेल में जा रहा है, तो फाइनल माइनस इनिशियल क्या हो जाएगा, 1/2 का स्क्वायर माइनस 1/1 का स्क्वायर, ध्यान रखना। और ऐसे भी ध्यान रखना कि एनर्जी 2 से पहले में ज्यादातर रिलीज होना है, तो मतलब निगेटिव वैल्यू आनी आनी नहीं, निगेटिव आ रही तो मतलब तुमने गलती कर दी है, एनर्जी को रिलीज होना है, क्वेश्चन में मोस्टली बोल देता है। 13.6 1/4 हो जाएगा बच्चे, माइनस यहाँ पे 1 हो जाएगा, तो 4 1 जा 4, 4 में से 1 जाएगा 3, तो -3/4, डेल्टा ई बराबर क्या हो जाएगा, 13.6 मल्टीप्लाई माइनस 3/4, 4 से काटो, तो यहाँ पे क्या 4 3 जा 12, 1 बचेगा, तो 4 4 जा 16, 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये नेगेटिव साइन यहाँ पे आने वाला, डेल्टा ई का मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 4 जा 12 और 3 3 जा 9, 9 1 10, 102 पॉइंट, मतलब 10.2 एनर्जी का वैल्यू यहाँ पे इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इतने इलेक्ट्रॉन वोल्ट का क्या होगा, एनर्जी एमिट होगा, एनर्जी रिलीज होगा। मतलब जब तुम सेकेंड सेल से हाइड्रोजन के दूसरे सेल से पहले सेल में जब जंप करोगे, तो उस कंडीशन में जो एनर्जी ये इमिट हुआ है उसकी वैल्यू -10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगा, एनर्जी कितनी होगी, कितनी बाहर निकल के गई है, -10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इस तरह से एनर्जी कैलकुलेट कर लोगे। हालांकि मुझे यहाँ एनर्जी कैलकुलेशन पॉइंट ऑफ व्यू नहीं है, क्योंकि लाइमन सीरीज में एनर्जी की कोई चर्चा होती नहीं, बस मैंने आपको बता दिया कि इतनी इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी निकलेगी। अब लाइमन क्या कर रहे थे, लाइमन सारा कहानी स्टार्ट कर रखे थे कि 1/1 करके वो वेवलेंथ निकाल रहे थे, अब क्या करेंगे, वो थर्ड से जंप कराएंगे, कहाँ पहुंचाएंगे, फर्स्ट में पहुंचाएंगे, पहुंचाना इनको फर्स्ट में ही है, थर्ड से उठाएंगे फर्स्ट में, फोर्थ से उठाएंगे, मतलब अलग अलग एनर्जी लेवल डायग्राम बन रहा है, फोर्थ से फर्स्ट में, 5 से फर्स्ट में, ऐसे करते करते जाएंगे, तो मैं फाइनली क्या कर ले रहा हूँ, n1 का मान 1 कर ले रहा हूँ और n2 का मान क्या हो जा रहा है, इन्फिनिटी ले ले रहा हूँ, ठीक है। तो ऐसे केस में फिर से एक बार कैलकुलेशन कर लो, 1/λ, बहुत इजी कैलकुलेशन है इसका, आर, हर बार यही कहानी होने वाला, 1/n1 1 माइनस 1/इन्फिनिटी, इसका स्क्वायर कोई मतलब है नहीं, ये 0 हो जाएगा, 1/इन्फिनिटी, 1/λ आर, 1/1 का 1 ही होता है बच्चे, मल्टीप्लाई 1 और इन्फिनिटी ये घटा दोगे तो बच जाएगा 0, तो वैल्यू क्या हो जाएगी, 1/λ बराबर आर, और यहाँ से बच्चे लेमडा क्या हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/r, और 1/r की वैल्यू अभी सिखाया हूँ, 9 से 11.5 एंगस्ट्रॉन, तो लेमडा की वैल्यू यहाँ क्या लिख देंगे, चलो 912 में लिख ले रहा हूँ, 912 एंगस्ट्रॉन, 9 से 12 एंगस्ट्रॉन, 9 से 10 एंगस्ट्रॉन, जो भी लिखना लिख लो, या 115 भी लिख लो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो कैलकुलेटेड हो गया, तो 912 एंगस्ट्रॉन होगा। तो इस तरह से कोई पूछे लाइमन सीरीज कहाँ से कहाँ तक, मतलब इसके बीच में कौन कौन से स्पेक्ट्रम बने, तो 912 एंगस्ट्रॉन से शुरू हुआ था, खत्म कहाँ पे हो जा रहा है, लाइमन सीरीज की अगर तुम बात करो तो 912 एंगस्ट्रॉन से स्टार्ट हुआ है और कंप्लीट कहाँ हो जा रहा है, कोई और कलर का पेन है हमारे पास, ठीक है ये रहा, लाइमन सीरीज लाई बिटवीन 912 एंगस्ट्रॉन से कितना पे बच्चे, 1216 एंगस्ट्रॉन। अच्छा एक चीज यहाँ पे नोटिस करने वाली है, क्या नोटिस करने वाली है, ये वैल्यू देखो बहुत छोटी है, ये वेवलेंथ की 912 एंगस्ट्रॉन बहुत छोटी वैल्यू है, दैट मीन्स लाइमन सीरीज में आने वाले जो इमिटेशन होगी, जो एनर्जी या रेडिएट हो रहा है, जो बाहर निकल रहा है, उसकी एनर्जी क्या होगी, बहुत हाई होगी, एनर्जी कैसी है, हाई है, बहुत ज्यादा है, लाइमन सीरीज की एनर्जी हाई है, ये आपको दिखाई नहीं देगा, दिखाई देने के लिए आपको किस रेंज में आना चाहिए, 4000 एंगस्ट्रॉन से लगभग 8000 एंगस्ट्रॉन के बीच में होना चाहिए, ऑलमोस्ट, थोड़ा कम हो जाता है, 7800 के आसपास होता है, और 8000 ये पूरा कंप्लीट नहीं करते हैं, मतलब ऐसे कंप्लीट तो 38 के आसपास आता है, 3800 यहाँ पे क्या होता है, 78 के आसपास आता है, दैट्स नॉट मैटर, मतलब इसके बीच में आएगा तो चीजें आपको दिखाई देंगी, तो ये आपको लाइमन सीरीज जो हाइड्रोजन को गर्म करोगे, उसमें से जब स्पेक्ट्रम लाइमन वाला निकलेगा तो लाइमन वाला आपको दिखाई नहीं देगा, वो आपको नजर नहीं आने वाला, तो होपफुली ये लाइमन सीरीज आपको क्लियर हो गया कि कैसे आपको कैलकुलेट करना है। इसी तरह से बाल्मर सीरीज है, तो बाल्मर सीरीज की कंडीशंस क्या होती है बच्चे,
N2 का मान 2 हो जाता है और N3 का मतलब N2 का मान 2 नहीं, N1 का मान 2, ठीक है ना। N1 का मान 2 हो जाता है और N2 का मान 3 4 मतलब 2 से ज्यादा 4 5 6 एंड सो ऑन इनफाइनाइट तक। इसमें क्या हो रहा था, N1 का मान 1 फिक्स हो गया था, N2 का मान 2 मतलब 1 से ज्यादा, जो भी जाए कोई मतलब नहीं, रख लो कोई फर्क नहीं पड़ता। इस तरह सिमिलर इसमें भी था, N1 का मान 2 हो गया, N2 का मान 3 4 5 6 इनफाइनाइट रख लो। अब यहाँ पे इसको कैलकुलेट कर लो, तो बाल्मर सीरीज से क्वेश्चन बनते हैं, तो इसलिए मैं कैलकुलेट करना, वरना प्रोसेस तो सेम है, बहुत मुझे कुछ करना नहीं है। 1/λ रेडबर्ग 1/n1 मतलब यहाँ पे कंडीशन देख लो, पॉजिटिव रखना तो 2 का स्क्वायर करो, N2 का मान 1/3 का स्क्वायर कर लो। इस कंडीशन में क्या मिल जाएगा, 1/λ रेडबर्ग 1/2 बच्चे 1/4, 1/3 मतलब 1/9। इसका आप क्या करो, एलसीएम ले लो, ये 4 है वो 9 है, अलग अलग है दोनों चीजें। 1/λ आर 4 9 का एलसीएम 36 होता है, 4 9 जा फिर यहाँ पे 9 मिलेगा, 9 9 4 जा यहाँ पे 4 मिलेगा। तो 1/λ रेडबर्ग कांस्टेंट मल्टीप्लाई 5/36। तो लैम्डा जब केवल निकालोगे, कैलकुलेट करने चलोगे, तो क्या मिलेगा, लैम्डा इज इक्वल टू 1/r मल्टीप्लाई 36/5, रिवर्स हो जाता है। तो यहाँ से लैम्डा की वैल्यू क्या निकल के तुम्हारी आ रही है, देखो तो यहाँ से लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी 36 है 1/r की वैल्यू। अब मैं यहाँ पे क्या ले लूँ, 910 ले लूँ ताकि आसानी से कट जाए। 912 लेंगे तो फिर डेसिमल जाएगा, डेसिमल की जरूरत ही क्या है मुझे, 36/5, 5 से काटो, 5 1 जा 5, 4 बचा, 5 8 जा 5 2 जा। अब यहाँ पे लेमडा की वैल्यू क्या कर लेंगे, 182 मल्टीप्लाई 36 कर लेंगे। तो मल्टीप्लाई कर लो, कितनी वैल्यू आ रही है, जो भी वैल्यू आएगी मैं यहाँ से कैलकुलेटर से कैलकुलेट कर देता हूँ, सो दैट की चीज़ें आसानी से हो जाए। तो बस 10 सेकंड रुक जाइए, कैलकुलेटर ओके। 182 मल्टीप्लाई 36 दैट इज व्हाट 6552। कितनी जा रहा है, 6552। बच्चे यहाँ पे एंगस्ट्रॉन लिखना जरूरी है, ध्यान रहे, यहाँ पे एंगस्ट्रॉन मेंशन करिएगा। इतने एंगस्ट्रॉन का क्या हुआ, यहाँ पे एक वेवलेंथ मिल गया, कब, जब थर्ड सेल से हाइड्रोजन कहाँ, मतलब इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन कहाँ पहुंच रहा है, सेकंड सेल में पहुंच रहा है तब। अब इसी में क्या किया इन्होंने, फिर 4 से 2 पे लिया, 5 से 2 पे लिया, तो मैं क्या करूँ, इनफाइनाइट से 2 ला दे रहा हूँ, उसके बीच में सारे रेंज आने वाले हैं, तो मैं यहाँ फिर से वही काम कर रहा हूँ। N1 का मान तो फिक्स है बच्चे, N1 का मान तुम बदल नहीं सकते हो, तो N1 का मान अभी भी 2 ही रहेगा, बट N2 का मान आप क्या कर लो, सीधे सीधे मैं इनफाइनाइट ले लेता हूँ, तो एक लाइन में खत्म हो जाएगा। 1/λ रेडबर्ग कांस्टेंट फॉर्मूला हो गया, 1/n1 स्क्वायर, तो 1/n1 का 1/2 का स्क्वायर दैट इज व्हाट 1/4 हो जाएगा, माइनस 1/इंफिनिटी स्क्वायर दैट इज व्हाट 0 हो जाएगा। तो 1/λ बराबर क्या हो जाएगा, आर मल्टी r/4 हो जाएगा, या मल्टीप्लाई कर लो सीधे सीधे 1/4। तो लेमडा बराबर क्या हो जाएगा, 4/r। और बच्चे 1/r की वैल्यू क्या होती है, 912 या 910। तो यहाँ पे 910 चूंकि यहाँ पे माने थे, तो 910 यहाँ भी मान लो, सीधे सीधे मल्टीप्लाई करना तो है। लेमडा की वैल्यू क्या हो जाएगा, 40 4 1 जा 4 और 4 4 जा, देखो तो यहाँ पे 4 करने 4 4 शून्य शून्य 4 4 9 36, 3640 एंगस्ट्रॉन। कुछ आपको यहाँ पे फील हो रहा है, कुछ बातें यहाँ पे क्या हो रही है, ये देखो तो, ये जो वैल्यू आई है 3640, मैंने बोला ना लमसम 3800 के आसपास की बात होती है विजुअल रेंज वाला, और ये 6552 मतलब ये देखो 4000 से 8000 के बीच में आ गया, 4000 एंगस्ट्रॉन से लेके 8000 एंगस्ट्रॉन के बीच में लमसम आना चाहिए, ऑलमोस्ट होता है। और ये कहाँ शुरू हो रहा है, 3640 एंगस्ट्रॉन से लेकर के कहाँ तक गया, 6552 एंगस्ट्रॉन। देखो तो ये वैल्यू इस 4000 से 8000 के बीच में लाई नहीं कर रही है, और ऐसे बहुत सारे यहाँ पे वैल्यू होंगे जो क्या कर रहे होंगे, इनके बीच में ही आ जा रहा होगा। तो बच्चे बाल्मर सीरीज होते हैं, ये विजुअल रेज होते हैं, यही रेज हमें, यही वेव हमें क्या होती है, दिखाई देती है, तो ये विजुअल वेव की कैटेगरी में आते हैं। कई बार पूछा हुआ है, राइट द नेम ऑफ सीरीज ऑफ हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम विच कम्स अंडर द विजुअल रेंज, ठीक है ना, या विजुअल वेव्स, ये विजुअल लाइट्स। तो सब इसका सिंपल आंसर है बाल्मर सीरीज। N1 का मान 2 और N2 का मान कुछ भी रख लो, कैलकुलेट करोगे तो जो इनकी वेवलेंथ निकल के आएगी वो क्या निकल के आएगी, 4000 से 8000 एंगस्ट्रॉन के
बीच में आएगी। तो होपफुली ये बाल्मर सीरीज भी कैलकुलेट कर लोगे, ऐसे इसकी एनर्जी भी कैलकुलेट कर लोगे। सिंपल से यहाँ पे N1 N2 की कहानी कर लोगे, फॉर्मूला वही रहेगा, आपका आंसर निकल के आ जाएगा। तो आगे चलें। इसी तरह से पास्चन, ब्रैकेट, पीफंट, हम्फ्रे, इन सब का आप कैलकुलेट कर सकते हो। कंडीशंस मैं बता दे रहा हूँ, क्योंकि सीरीज में याद करने का बेनिफिट बहुत है। अगर सीरीज में नहीं याद करोगे तो बस प्रॉब्लम क्रिएट होगी। कैसे याद करना अभी मैं आपको सिखा भी दे रहा हूँ। लाइकमैन, बाल्मर हो गए। पास्चन, पास्चन की वैल्यू बच्चे n का मान 3 लेंगे, मतलब n1 का मान 3 लेंगे, और फिर n2 का मान तो तुम फ्री हो, 3 से बड़ा कुछ भी ले सकते हो, 3 से छोटा नहीं ले सकते, ये ध्यान रखना। 4 5 6 एंड सो ऑन। ऐसे ही अगर आप इसमें बात करेंगे तो n1 का मान 4 ले लीजिए और n2 का मान 4 से बड़ा, 5 6 7 एंड सो ऑन। ऐसे ही पी फंड के लिए n1 का मान क्या मान लीजिए, 5 मान लीजिए, और n2 का मान क्या मान लीजिए, 5 से ज्यादा, 6 7 8 9 एंड सो ऑन, इनफाइनाइट तक। ये भी इनफाइनाइट तक बच्चे, ये भी इनफाइनाइट तक। ऐसे इसका n1 का मान 6 मान लीजिए और n2 का मान ऐसे ही आप 7 से स्टार्ट कर लीजिए, 7 8 एंड डॉट 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 इन्फिनिटी। तो ये क्या थे, आपके पूरे हाइड्रोजन के स्पेक्ट्रम सीरीज थी। अपनी इनकी इनकी वेवलेंथ निकल के आएगी, कौन किस किस रेंज में फॉल हो रहा है, वहां से आप चीजें पता कर सकते हो। तो इसको घर पे बैठे कैलकुलेट करना और देखना कि कौन सा किस वेवलेंथ की सीरीज में आ रहा है। मैंने स्पेक्ट्रम बताया था ना, ये विवजोर, राइट, विवजोर, फिर इधर इंफ्रारेड आया था, इधर वी से अल्ट्रा वायलेट आया था, फिर एक्सरेज आए थे, फिर गामा रेज आया था, देन कॉस्मिक आया था, इंफ्रारेड, इंफ्रारेड के बाद शॉर्ट वेव आया था, फिर लॉन्ग वेव आया था। अब देखो विबजॉर का कैटेगरी तो हो गया 4000 से 8000 के बीच में। अब जो भी वैल्यू 8000 से ऊपर होगी वो इंफ्रारेड में जाएगी, जो वैल्यू 4000 से कम होगी वो अल्ट्रा वायलेट एक्सरेज की तरफ भागेगी। तो इस तरह से क्या होगा, ये पार्शियल ब्रैकेट पीफंट सभी के सभी स्पेक्ट्रम को क्या कर ले रहे हैं, हाइड्रोजन के वो स्टडी कर ले रहे हैं, और स्टडी करके उसको आपको बता दिए हैं, जिसको आप इस समय बैठ के पढ़ रहे हैं। तो मेरे ख्याल से ये सीरीज वाला भी कहानी आपको हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम रिलेटेड चीजें क्लियर हो गई हैं। अब इसके आगे हमें थोड़ा सा न्यूमेरिकल्स देखने हैं, जो कि बोहर साहब के फॉर्मूले के बेसिस पे होने वाले हैं। बहुत इजी है और बहुत इंटरेस्टिंग है, बड़े आसानी से खत्म हो जाएगा। तो ध्यान से सुनो फटाफट, चलो स्टार्ट कर लेते हैं इसको भी। तो ओके, तो क्वेश्चन कहता है द आयनाइजेशन एनर्जी। अच्छा, यहाँ पे देखो एक स्टेटमेंट मिल गया आयन। इस क्वेश्चन का लेने का भी मेरा मोटो ये था कि मुझे आपको ये बात बतानी थी कि आयनाइजेशन एनर्जी होती क्या है। तो कोई पूछे आयनाइजेशन एनर्जी क्या है, तो अमाउंट ऑफ एनर्जी गिवन टू इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना। क्या बोलोगे, अमाउंट ऑफ एनर्जी, अगर इसको स्टेटमेंट बोलना है, गिवन टू एन इलेक्ट्रॉन, है ना, टू लीव द ऑर्बिटल। इतना इलेक्ट्रॉन को तुमने एनर्जी दे दी सो दैट कि वो क्या किया, उस सेल को ही छोड़ के निकल गया, ठीक है ना। दैट इज व्हाट आयनाइज स्टेट कहलाता है। और ये क्या हुआ, ये कंडीशन। अब यहाँ पे एक छोटा सा मैं एक और बात कर लेना चाहता हूँ, चलो इसमें फोटो में समझाऊंगा, ज्यादा क्लियरिटी होगी। कहाँ गया, यहाँ ठीक है, इरेजर यहाँ है, इसको इरेज कर दीजिए। आयनाइजेशन एनर्जी कुछ और नहीं बच्चे, मान लो इलेक्ट्रॉन यहाँ रोटेट कर रहा है, ठीक है ना, और तुमने क्या कर दिया, इसको तुमने इतनी एनर्जी दे दी, इतनी एनर्जी दे दी कि इलेक्ट्रॉन क्या हुआ, यहाँ से निकल के इनफाइनाइट सेल पे पहुंच गया। कहाँ पहुंच गया, इनफाइनाइट नंबर पे। तो ये एनर्जी जो तुमने दी, दैट इज व्हाट आयनाइजेशन एनर्जी थी। क्या थी, किसी भी एटम को आपने आयनाइज्ड कर दिया, उसके इलेक्ट्रॉन को उसके सेल से बाहर निकाल दिया। दिस इज व्हाट आयनाइजेशन एनर्जी। एक क्वेश्चन करेंगे अभी, देखो यहाँ पे क्लियरिटी मिल जाएगी। क्वेश्चन कहता है क्या, द आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन एटम इज दिस मच। मतलब यहाँ पे दे रखा है आयनाइजेशन एनर्जी, आपको पहले से ही बता दिया 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। क्या सोच के बोला, ये तो पहले ही कहानी खत्म कर दी। किसका बोला, हाइड्रोजन एटम का। बहुत बढ़िया। ये नाम भी आपको ध्यान देना होता है, कई जगह मिसिंग हो जाएगा, नाम ही नहीं मिलेगा, फिर आप परेशान हो जाओगे। किसकी बात, जेड वगैरह के बारे में प्रॉब्लम हो जाती है, जेड क्रिएट कर देता है प्रॉब्लम। व्हाट विल बी द आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ हीलियम प्लस और लिथियम प्लस टू। हीलियम प्लस और लिथियम प्लस टू की बात कर रहा है, हाइड्रोजन की बात नहीं कर रहा। तो हाइड्रोजन को देखो, पहले यहाँ पे कॉन्सेप्ट समझो कि लॉजिक क्या है। हाइड्रोजन की अगर आप निकालने चलो एनर्जी, तो ई बराबर क्या होता है, माइनस ऑफ 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है ना। जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर होता है, तो जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर, ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में जाएगा। तो माइनस 13.6, जेड की वैल्यू हाइड्रोजन के लिए 1 होती है बच्चे। नंबर ऑफ सेल की बात कर रहा है, क्या बोल रहा है, आयनाइजेशन एनर्जी। अच्छा, जो एनर्जी तुम देते हो सेल को ना, वो ग्राउंड स्टेट को देते हो। किसको देते हो, ग्राउंड स्टेट को। ग्राउंड स्टेट को, ये ग्राउंड स्टेट क्या होते हैं,
ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉन का वह सेल जिसमें वो अपने सबसे लोएस्ट एनर्जी फॉर्म में रहता है, सबसे स्टेबल फॉर्म में रहता है, मतलब स्टेशनरी ऑर्बिट। मतलब हर एक इलेक्ट्रॉन का जो स्टेशनरी ऑर्बिट है वही उसका क्या कहलाएगा, ग्राउंड स्टेट कहलाएगा। क्योंकि स्टेशनरी ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन एनर्जी का ना लॉस करता है ना गेन करता है। ऐसा कंडीशन कब होता है, जब वो नोबल का स्टेट फॉर्म हो, नोबल फॉर्म में हो, किसी से कोई मतलब ना हो, तभी ना होगा भाई। इलेक्ट्रॉन यहाँ घूम रहा है गोल गोल गोल, ग्राउंड स्टेट है इसका, तो दूसरे से रिएक्शन क्यों ही, मतलब दूसरे से क्यों ही, मतलब दूसरे के सेल में क्यों ही जाएगा, क्यों ही जंप करे कहीं और जाने के लिए, जब वो अपने सेल में खुद से शांत है, मतलब उसको एनर्जी ना चाहिए, ना लॉस कर रहा है ना गेन कर रहा है। मतलब गेन तो कर लेगा, एनर्जी लॉस नहीं कर रहा है। अपने सेल में जब तक है अपने स्टेशनरी ऑर्बिट में, तब तक कोई एनर्जी का लॉस नहीं करेगा। बोहर साहब तो यही बताया ना, जब तक इलेक्ट्रॉन अपने स्टेशनरी ऑर्बिट में होते हैं, दे डू नॉट लूज एनी एनर्जी, दे डू नॉट इमिट एनी रेडिएशन, कोई रेडिएशन इमिट नहीं करते हैं। तो टेंशन फ्री है, तो अपने इलेक्ट्रॉन में घूम रहा है, घूमने तो कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे हम वैल्यू रख रहे हैं इसका। जब भी क्वेश्चन बोला हाइड्रोजन का, तो हाइड्रोजन का मतलब यहाँ पे एन की वैल्यू क्या हो गई, ग्राउंड, यहाँ पे आयनाइजेशन एनर्जी की बात की, तो आयनाइजेशन एन की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। तो ये 1 का स्क्वायर करो, कहाँ गया मेरा पेन जी, ये 1 का स्क्वायर करो तुम, ठीक है ना। तो इस कंडीशन में क्या मिल जाएगा, -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो बच्चे अगर इलेक्ट्रॉन को आयनाइज कर देना है, इलेक्ट्रॉन को मुझे आयनाइज कर देना है, दैट मीन्स वी हैव टू गिव दिस इलेक्ट्रॉन कितना, 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पॉजिटिव। प्लस में इतनी वैल्यू अगर मैं दे दूं तो ये क्या कर देगा, एनर्जी को जीरो कर देगा। इफ यू ऐड प्लस 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, दैट मीन्स एनर्जी यहाँ पे क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। और ये क्या कहलाएगा, ये आपका प्लस 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज व्हाट, आयनाइजेशन एनर्जी। इसीलिए इसने लिखा है द आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन एटम इज 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। क्यों लिखा है प्लस 13.6, ये लॉजिक यहाँ समझ में आ गया। जितना माइनस में था इलेक्ट्रॉन उसको उतना प्लस कर दो तो फ्री हो जाएगा, दैट इज व्हाट आयनाइजेशन। अरे एच से एच प्लस बनाना है तुमको, तो क्या करना पड़ेगा, एच से एच प्लस बनाने के लिए उसे एक इलेक्ट्रॉन निकालना पड़ेगा। इस इलेक्ट्रॉन को कब निकालोगे, जितना न्यूक्लियस ने यहाँ पे क्या कर रखा है, ये 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी यहाँ पे क्या करा रहा है, कंज्यूम करा रखा है। अब इसको रिलीज करना है तो प्लस 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दे दो, सो दैट वो बाहर निकल जाए। तो ये इसका प्रोसेस था। कहानी समझ मेरे ख्याल से आ गया होगा। आप जो क्वेश्चन पूछ रहा है उसका मैं आंसर आपको दे दूं। चलिए तो फटाफट उसका आंसर दिया जाए, तो यही मिट जाएगा यार, इसको वापस लाने दो। चलिए ओके, तो क्वेश्चन कह रहा है व्हाट विल बी द आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ He+। He+ का मतलब क्या होगा बच्चे, इसके पास एक इलेक्ट्रॉन है, ठीक। हाइलियम चौथे नंबर पे आता है, तो जेड का मान इसका क्या है, हाइड्रोजन हीलियम 2 है। अब आयनाइजेशन एनर्जी हमेशा क्या होगा, उसका उस इलेक्ट्रॉन की बात करेंगे जो स्टेशनरी फॉर्म में मोस्ट स्टेबल कंडीशन होगा, वहीं की बात करेंगे। तो यहाँ पे अगर मैं एनर्जी निकालूं तो E बराबर -13.6 Z²/n²। तो यहाँ पे भी हीलियम किस सेल में रहता है, हीलियम पहले ही सेल में रह जाते हैं दोनों इलेक्ट्रॉन, बाई 2n² होता है। हर सेल में इलेक्ट्रॉनों की संख्या भरने क्या होती है, 2n², तो 2 इंटू 1 का स्क्वायर दैट इज व्हाट 2। 2 इलेक्ट्रॉन आ रहा है, दो ही इलेक्ट्रॉन होते हैं ना हीलियम के पास, दो इलेक्ट्रॉन, दोनों इलेक्ट्रॉन इसी में रह जाएंगे, पहले वाले ही सेल में रह जाएंगे। तो इनका भी ग्राउंड स्टेट क्या होगा, पहला होगा। तो यहाँ पे ई की एन की वैल्यू 1 हो गई, तो -13.6, और Z² क्या है बच्चे, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। मल्टीप्लाई करो, 4 का 6 में मल्टीप्लाई करो तो 4 6 जा 24, 4 आ जाएगा, 2 कैरी हो जाएगा, 4 3 12, 12 2 क्या हो जाएगा 14, ठीक है ना, 1 कैरी हो गया, 4 1 जा 4, 4 1 5, -54.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये क्या हो गया बच्चे, एनर्जी आ गया। तो बट ये तो एनर्जी है उसका ना, मतलब इतने एनर्जी में वो क्या है, ऑक्यूपाइड है उस फॉर्म में। अब इसको आयनाइज करना है, मतलब आयनाइज करने के लिए क्या करना पड़ेगा तुम्हें, इसको कितना एनर्जी प्रोवाइड करना पड़ेगा, +54.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, सो दैट इलेक्ट्रॉन की नेट एनर्जी क्या हो जाए, जीरो हो जाए, माइनस से वो प्लस में आ जाए, ठीक है ना। तो ये समझ में आया हीलियम का। ऐसे लिथियम +2 के लिए बता दो यार, E -13.6 Z²/n², अब n का मान 1 होगा तुम्हें मालूम है, जेड हाइड्रोजन हीलियम लिथियम 3 का स्क्वायर, तो 3 से यहाँ पे 3 3 का 9, 9 6 के 54 का 4 5 9 3 27 27 3 30 2 32 का 2 3, और 9 का 9 9 10 11 12, तो ये 124 -122.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, प्लस में इतना ही दे दो, उसकी आयनाइजेशन एनर्जी हो जाएगी। तो ब्रिंग अ चार्ज एट इनफाइनाइट प्लेस, इनफाइनाइट प्लेस में ले जाने में जो एनर्जी रिक्वायरमेंट थी उसी को हम क्या बोलते हैं, आयनाइजेशन एनर्जी बोलते हैं। तो क्या पॉसिबिलिटी है, जितने माइनस में है उतना ही प्लस कर दो, फिर क्या हो जाएगा, ग्राउंड स्टेट से निकल के इलेक्ट्रॉन इनफाइनाइट पोजीशन पे पहुंच जाएगा। दैट वाज द कंडीशन ऑफ आयनाइजेशन। ओके,
तो नेक्स्ट क्वेश्चन, मेरे ख्याल से आयनाइजेशन एनर्जी दिमाग में तुम्हारे घुस गई हुई, क्या होता है, बहुत पढ़ना, अभी आगे चल के आयनाइजेशन एनर्जी कई बार आने वाला है, ठीक है ना। कैलकुलेट द वेलोसिटी सेंटीमीटर पर सेकंड, बहुत बढ़िया, फॉर्मूले में ही वैल्यू यूज करते थे सेंटीमीटर पर सेकंड, तो फॉर्मूला में कुछ भी चेंज नहीं लाना है। ऑफ एन इलेक्ट्रॉन प्लेस इन द थर्ड ऑर्बिट ऑफ, तो पहला दूसरा तीसरा थर्ड ऑर्बिट में है इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे घूम रहा है, ये इलेक्ट्रॉन कहाँ है भाई साहब, यहाँ है। ऑफ द हाइड्रोजन एटम, एटम का नाम क्या है, हाइड्रोजन, मतलब जेड का मान 1 हो चुका है, क्लियर, ये सब बातें तुरंत तुरंत आनी चाहिए। ऑल्सो कैलकुलेट द नंबर ऑफ रिवोल्यूशन पर सेकेंड दैट दिस इलेक्ट्रॉन मेक अराउंड द न्यूक्लियस, पर सेकंड में कितना चक्कर काट दे रहा है इलेक्ट्रॉन इस न्यूक्लियस के, ठीक है ना, इस पाथ पे, मतलब इतने रेडियस पे, वो आपको बताना है। तो चलो निकालते हैं, बड़ी इजी क्वेश्चन है, कुछ इसमें ऐसा कुछ है नहीं। वेलोसिटी की बात की है तो वेलोसिटी आपको कैलकुलेट द वेलोसिटी, तो चलो वेलोसिटी कैलकुलेट करते हैं। वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, 2.18 इंटू 10⁸ जेड बाई एन सेंटीमीटर पर सेकेंड, क्या ही बात, इतना आसान है। 2.18 10⁸, हाइड्रोजन भाई का एटॉमिक नंबर 1 होता है, और एन चौथे सेल में घूम रहे हैं, तीसरे सेल में घूम रहे हैं, तो तीसरा सेल का यहाँ रख दीजिए, 3 से काट दीजिए, तो 37.7, इसको 8 को 9 मान ले तो क्या हो जाएगा, 3 3 जा 9, तो 0.73, अरे 2.19 भी लिख सकते हैं, 18 को क्या ही जा रहा है, लिख लो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा, 0.73, तो इसको एक काम करें 7.3 लिखें, तो 7.3 लिखो तो यहाँ पे 10⁻7 हो जाएगा सेंटीमीटर पर सेकेंड, ये वेलोसिटी आ गया, इतना इजी था, बच्चों जैसा क्वेश्चन पूछा है ना। बहुत ऐसे ही क्वेश्चन मिलते हैं, अगर आपको फॉर्मूले आते हैं तो क्वेश्चन में बहुत कुछ कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, बड़े इजीली सॉल्व कर सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्या कर रहा है, इसी में कुछ और भी बातें बोल रहा है, उसको भी थोड़ा देख लिया जाए। नेक्स्ट टॉपिक में आपसे कह रहा है ये, ऑल्सो कैलकुलेट द नंबर ऑफ रिवोल्यूशन पर सेकंड, तो पहले नंबर ऑफ रिवोल्यूशन पर सेकंड तो निकाल लेते हैं, कितना रिवोल्यूशन हो रहा है उसके बाद मालूम पड़ जाएगा, टी टाइम में कितना निकला, तो फिर वो 1 सेकंड में कितना निकला निकल जाएगा। तो स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है बच्चे, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो टाइम इक्वल टू क्या होगा, स्पीड, टाइम क्या हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, यही कहानी है ना। अब बच्चे थर्ड सेल में इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं, तो ये पूरा एक चक्कर घूम रहा है, तो कैसा पाथ रोटेट कर रहा है, सर्कुलर पाथ है ये, बहुत सिंपल सा ये मैथ है, सर्कुलर पाथ है, सर्कुलर पाथ है तो मतलब कितना डिस्टेंस कवर किया है, आपको मालूम होना चाहिए, 2πr डिस्टेंस कवर किया है। भाई सर्कुलर पाथ का लेंथ कितना होता है, गोला ले लो, बीच से काट दो, उसको लंबा धागा खींच दो, दैट इज व्हाट एल, एल क्या है, एल का फॉर्मूला है 2πr, सर्कल के टर्म में जो टोटल लेंथ होती है उसका फॉर्मूला होता है 2πr। तो टी बराबर डिस्टेंस क्या हुआ 2πr, और यहाँ पे क्या हुआ, स्पीड तो यहाँ चला गया, तो यहाँ पे स्पीड बतानी है, स्पीड अभी तुमने निकाला 7.3 इंटू 10⁻7। अब यहाँ पे टी निकालना है, तो टी के लिए तुम्हें क्या चाहिए, इस पाथ का रेडियस भी तो चाहिए, कहाँ निकालें रेडियस, रेडियस तो है ही नहीं, देख लो है ये, नहीं है रेडियस हमारे पास, नहीं, तो रेडियस भी निकालना पड़ेगा। तो रेडियस कैसे निकलेगा, रेडियस का भी फॉर्मूला तुमको मालूम है, आर बराबर क्या होता था बच्चे, आर बराबर 0.529 एन स्क्वायर बाई जेड, जेड का मान 1 ही है, तो सीधे सीधे यहाँ पे एन स्क्वायर लिख दीजिए, बराबर जीरो, एक्सट्रा में वैल्यू आएगी 0.529, एन का वन 3 का स्क्वायर तो 9 हो जाएगा, मल्टीप्लाई कर दो, 9 9 81, 8 कैरी होगा, 9 2 18, 18 2 20, 20 20 6 26, 2 कैरी होगा, 9 5 45, 45 47 7 4, ये वैल्यू यहाँ पे आ जा रहा है, तो 4.761, ये क्या हो जाएगा, एंगस्ट्रॉन में वैल्यू आ जा रहा है, रख लीजिए, क्योंकि वैल्यू सेंटीमीटर में बच्चे तो इसको भी क्या करना पड़ेगा, सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर दो। 4.761 एंगस्ट्रॉन का मतलब क्या होता है, 4.761 इंटू 10⁻⁻10 मीटर। अब मीटर को बच्चे सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना, तो 100 से मल्टीप्लाई कर दो, तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा, 4.761 इंटू 10⁻⁸8 सेंटीमीटर। अब वाट उठा के यहाँ पुटअप कर देंगे वैल्यू, तो टी बराबर क्या होगा, कलर चेंज कर लो थोड़ा सा ना, मिक्स हो जाएगा, अभी आगे आते हैं, तो टी बराबर 2, पाई का मान बच्चे 3.14, मैं कैलकुलेट नहीं करने वाला, बहुत कैलकुलेटिव हो रहा है, आर की वैल्यू क्या हो गई 4.76 इंटू 10⁻⁻8, यही कहानी मिल रही है। अब ये क्या हो जाएगा, 10⁻7 ऊपर जाएगा, तो इसको ऊपर भेज ही दो, इसी लगले 10⁻⁻7 ऊपर चला जाएगा, नीचे क्या हो जाएगा 7.3, क्या हो जाएगा 7 पॉइंट, ये 7.3 है, तो देखो तो 3.14 से 7.3 कट जाता है क्या, कैलकुलेटर इस्तेमाल कर लिया जाए, 3.7.3 डिवाइडेड बाई 3.14, मैं लमसम में वैल्यू बता दे रहा हूँ, तो ये जो कटेगा बच्चे 7, ये कट रहा है आपका 2.32 में कट रहा है, ठीक है ना। अब 2.32 से 2 को काट दो, 2 डिवाइडेड बाई 2.32, दैट इज व्हाट 0.86 आ रहा है, ठीक है ना।
ये वैल्यू क्या हो जा रही है 0.86। तो टी बराबर क्या मिल जा रहा है, ये काट देगा 0.86 में, लमसम में सब क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है 0.86। और 0.86 का मैं मल्टीप्लाई कर दूं किसमें, 4.76, बड़ा अजीब से वैल्यू ले लिया मैंने। तो बच्चे में मिल जा रहा है 4.1 मिल रहा है, इसका मल्टीप्लाई इसमें कर रहे हैं तो 4.1 मिल रहे हैं, और मल्टीप्लाई 10 पे 8 और 7 क्या हो जाएगा 10 पे पावर -8 और -7 क्या हो जाएगा 7, 3 10 5 15 -15। इतना टाइम लग रहा है सेकेंड। वो क्या पूछा है आपसे, ऑल्सो कैलकुलेट नंबर ऑफ रेवोल्यूशन। तो ये 4.1 इंटू 10 पे पावर -15 सेकेंड ले रहा है एक रेवोल्यूशन करने में। मतलब एक रेवोल्यूशन करने में कितना टाइम लगा, इतना टाइम लगा। फिर 2 πr यही ना डिस्टेंस अपॉन स्पीड कर लिया, यहाँ पे क्या मिला, ये आपकी टाइम पीरियड निकल गया। तो इतने मतलब एक रोटेशन करने में टोटल टाइम कितना लगा, 2 πr दिस मच। अरे देख लो यार, नई कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ तो क्यों मैं कैलकुलेट कर रहा हूँ, वो थोड़ा फील कर लो। बेसिक मैथ है यार, इतना बेसिक चीजें आपको समझ में आ जानी चाहिए। क्या ही कहानी है, देखो अब मैं पूछूं, ऐसे समझो तुम्हारा घर यहाँ पे तुम हो, ठीक है ना, यहाँ से तुम्हारा घर, ये स्कूल यहाँ पढ़ रहा है, यहाँ से तुम्हारा स्कूल, तुम स्कूल ऐसे गए, ठीक है ना। तो तुमने यहाँ से ऐसे जा रहे हो, ऐसे जाते हो ऐसे आते हो, तो एक चक्कर पूरा होता है। तो स्कूल को एक चक्कर जाने में कितना टाइम लगा, फिर दूसरा चक्कर काट दिया, ऐसे तीसरा चक्कर काट दिया, ऐसे चौथा चक्कर काट दिया, ऐसे पांचवा तो एक चक्कर में कितना टाइम लग रहा है। तो स्पीड इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो टाइम एक चक्कर के लिए 1 रिवोल्यूशन निकालना है, तो टाइम कितना लग रहा है, तो टाइम यहाँ टी कर लो। डिस्टेंस, एक चक्कर का डिस्टेंस कितना होता है 2 πr, भाई एक बार चक्कर काटा तो 2 πr ही करे ना। 10 बार काटेगा 10 2 πr करोगे, 20 बार करेगा तो 20 2 πr करोगे, एक बार किया तो एक बार 2 πr, एक चक्कर का रिवोल्यूशन निकल गया। अपॉन क्या हो जा रहा है, यहाँ स्पीड आ जा रहा है, स्पीड जो वैल्यू थी उसको रख दो, यहाँ पे पुटअप कर देते 7.3 इंटू 10 पावर 7 कैलकुलेट कर दी। तो ये टी क्या है, कैपिटल टी, टी है आपका टाइम, टाइम टेकन फॉर वन रिवोल्यूशन, फॉर वन रिवॉल्व, ठीक है ना, वन मतलब एक बार रिवॉल्व करता है उस कंडीशन के लिए, ठीक है ना, 1 रिवोल्यूशन की बात हो रही है। अब हमें क्या करना है, हमें तो पर सेकंड निकालना है। तो पर सेकंड के लिए कहानी क्या हो जाएगी, सिंपल सा कहानी करो, पर सेकंड के लिए क्या होगा, यहीं पे देखो पर सेकंड का निकाल लेते हैं यहीं पे। इसलिए पर सेकंड, तो पर सेकंड क्या कहानी है, सिंपल सा है, इक्वल टू 1/4.1 इंटू 10 पे पावर -15। ये ऊपर चला जाएगा तो +15 हो जाएगा, यहाँ देखो जगह थोड़ा सा दिख रहा है, तो वैल्यू पूरा भर ही दिया मैंने ठीक है, कोई बात नहीं। 1/4.1 की वैल्यू मैं यहाँ पे कैलकुलेट कर देता हूँ, बहुत ज़्यादा कैलकुलेटिव हो गया यार। 1 डिवाइडेड बाई, मैंने सोचा नहीं था या मैंने कुछ ज़्यादा ही कॉम्प्लिकेटेड ले लिया, 0.25, क्या 0. लगभग 0.24 समथिंग करके जा रहा था, 25 मान लो, और 10 पे पावर 15 ऊपर चला गया, 10 पे पावर 15 ऊपर है। तो यहाँ पे बराबर क्या लिख सकते हो, 2.4 इंटू 10 पे पावर 15। बच्चे पर सेकंड में कितना वो रिवॉल्व कर रहा है, 2.4 इंटू 10 पे पावर 15 टाइम्स थर्ड सेल में इलेक्ट्रॉन चक्कर काट दे रहा है। अरे यार बहुत बड़ी मतलब बहुत बार घूम लिया। 2.4 के आगे तुम 15 जीरो, मतलब 24 के आगे 14 जीरो, एक दो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, 14 मतलब यार इतनी बार एक सेकंड में इलेक्ट्रॉन क्या कर दिया, थर्ड सेल के अंदर रोटेट कर लिया। सोच लो इलेक्ट्रॉन की स्पीड कितनी होती है, बहुत हाई है, वेरी हाई, ऑलमोस्ट लाइट की स्पीड के बराबर होती है इसकी स्पीड। ओके, तो चलो आगे बढ़ते हैं, चीजें क्लियर है मेरे ख्याल से, क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। एनी डाउट है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में मेंशन कर दीजिए। मैं तो हुई आपको बताने के लिए, अगले टॉपिक में जब भी मतलब क्लास स्टार्ट करूंगा तो मैं उसमें चीजों को डिस्कस कर दूंगा। आगे देखिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है, कैलकुलेट द वेवलेंथ एंड एनर्जी ऑफ रेडिएशन इमिट फॉर द इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसमिशन फ्रॉम इन्फिनिट टू स्टेशनरी स्टेट ऑफ हाइड्रोजन एटम। स्टेशनरी स्टेट बच्चे हाइड्रोजन का सिस्टम को अभी पीछे बताया हूँ, हाइड्रोजन एटम का स्टेशनरी स्टेट क्या होता है, n बराबर 1 होता है, पहले सेल में होता है, पहले सेल इसका क्या है स्टेशनरी स्टेट है। मतलब उसमें पहले सेल में जब तक इलेक्ट्रॉन घूमेगा तब तक हाइड्रोजन कोई ना एनर्जी इमिट करेगा ना लॉस करेगा। जी पहले सेल से जैसे जंप करके ऊपर चला जाएगा उस कंडीशन में एनर्जी इमिट और एनर्जी इमिट करना शुरू करेगा, दैट मीन्स एनर्जी लॉस करना शुरू करेगा। रेडिएशन की बात आएगी तो चलो स्टार्ट करते हैं। वेवलेंथ एंड एनर्जी ऑफ रेडिएशन इमिटेड फ्रॉम द इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन फ्रॉम इनफाइनाइट टू स्टेशनरी, कहाँ से इनफाइनाइट से स्टेशनरी, मतलब इनफाइनाइट से 1 में आ रहा है, एनर्जी इमिट हो रहा है, ई की वैल्यू नेगेटिव आनी चाहिए, दिमाग में बैठ जाना चाहिए। देखो इनफाइनाइट से स्टेशनरी जा रहा है, इनफाइनाइट से 1 पे आ रहा है, इलेक्ट्रॉन फाइनली वहां से मतलब दूर से कहीं, ये इनफाइनाइट से कहीं 1 पे आ रहा है, इनफाइनाइट से कहीं 1 पे आ रहा है, ठीक है ना, मतलब ये पहले सेल में आ रहा है, यहाँ से यहाँ इनफाइनाइट से कहीं, ये कहीं इनफाइनाइट पॉइंट था, यहाँ से 1 पे आ रहा है।
तो इस कंडीशन में एनर्जी क्या होने वाली है, ऑब्वियसली इमिट होगी, एनर्जी को इमिट करो। चलिए हम लोग एनर्जी को इमिट करके देख लेते हैं क्या आंसर आ सकता है। क्वेश्चन का सॉल्यूशन है। चलो, वेवलेंथ निकालना है तो वेवलेंथ का फॉर्मूला वगैरह आता है, हाँ आता है सर, अभी तो जस्ट कर ही रहे थे, लाइमन बाल्मर पास्कल ब्रैकेट पी फंड। अच्छा, याद करने का तरीका मैंने बताया नहीं वहां पे, ठीक है बोला था कैसे याद करना है वो भी बता दूं। लाई एकदम सीक्वेंस में याद करना, लाई मैन झूठा आदमी, बालमर उसका बालक, बालमर बालक मर गया मतलब उसका लड़का मर गया। पाशन मतलब उसको प्राश्चित होने लगा, पाशन का मतलब प्राश्चित, मतलब अंदर से गिल्टी फील होना शुरू हुआ कि मैंने झूठ बोल के बहुत सारे पैसे कमाए थे, ठीक है ना, जिसकी वजह से क्या हुआ, कुछ भगवान ने हमें क्या किया, दंडित किया, और मेरा बालक क्या हुआ, एक्सपायर हो गया, मर गया। बहुत ट्रेजेडी वाली स्टोरी है ना ठीक है कोई बात नहीं, याद तो करना पड़ेगा, कैसे भी याद करो, तुम्हारे पास कोई स्टोरी हो तुम उसको बना लेना। तो लाईमैन उसका बालक मर गया, पाशन अब उसको प्रायश्चित हो रहा है कि मैंने झूठ बोला ही क्यों, इतना कमा के भी क्या करूंगा जब मेरे बच्चा ही मर गया था, ठीक है। तो फिर क्या करता है वो, मतलब अपना आपा खो जाता है और पुलिस को सारी बातें बताता है कि मैंने ऐसे ऐसे करके बहुत सारे पैसे कमाए हैं। तो फिर पुलिस क्या करती है, उसको ब्रैकेट में भेज देती है, AREC ब्रैकेट, ठीक है, स्पेलिंग चेक कर लेना। ब्रैकेट मतलब जेल, ब्रैकेट हो गया तो ब्रैकेट का मतलब क्या हुआ, जेल में भर दिया। और जो भी उसके पास उसने गलत तरीके से पैसे कमाई थी, पुलिस उसको रिकवरी करती है, रिकवरी करके क्या करती है, मतलब पुलिस भी दयालु टाइप का था, पी फंड उसका मतलब जो भी फंड था, पी फंड, उसको क्या कर दिया, पूरा का पूरा एकदम से मतलब दान कर दिया, सब सारे जो भी पैसा था उसने क्या किया, सबको दान कर दिया। तो इस तरह से क्या हुआ, ये आपको 5 सीरीज थी आपकी बुक के सिलेबस के हिसाब से आपको आना चाहिए। और लास्ट वाला हम्फ्रे, ठीक है ना, हम्फ्रे, फिर बेचारा पागल होके हम्फ्रे हम्फ्रे चिल्ला रहा है, ठीक है। चलो, तो ये याद करने का तरीका था, लाई मैन झूठ बोला, बालमर बालमर उसका बालक मर गया, प्रायश्चित हुआ, जेल गया, उसके सारे पैसे किसी डोनेशन कंपनी में चली गई, मतलब किसी ऑर्गेनाइजेशन NGO वगैरह में चली गई, और हम्फ्रे 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 करके वो बेचारा जेल में चिल्ला रहा है। कौन, लाइमन। अब देखो लाइमन तो खैर ठीक है मर गया, वरना बेचारा वो केस कर देगा मेरे पास, इतनी ट्रेजेडी वाली स्टोरी क्यों बना रहे हो चलो, कैलकुलेट द वेवलेंथ एंड एनर्जी ऑफ रेडिएशन इमिटेड द इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसमिशन फ्रॉम इन्फिनिटी टू स्टेशनरी। चलो इन्फिनिटी टू स्टेशनरी लेके आते हैं, हाइड्रोजन के लिए तो रेडबर्ग हमें तो लिखने की आवश्यकता ही नहीं है, क्या, जेड 1/n1 याद रहे ना, माइनस नहीं होने देना है, 1/n2। अब तुम यहाँ पे सोचते बैठ के N1 को क्या मानू, N2 क्या मानू, आया जाए या रखते हैं बैठ के बच्चे, फाइनल माइनस इनिशियल, अच्छा जहां से गया वहां से कहाँ पहुंचा, ये कि फिर जहां से वहां आया, तो ऐसा कुछ नहीं करना, सिंपल से इसको पॉजिटिव रखना। लेमडा केस में, एनर्जी केस में फाइनल माइनस इनिशियल याद कर लेना, वो तो बचपन से करते हैं, और डेल्टा E बराबर E2 माइनस E1, 2 में से 1 घटाना है, फाइनल में से इनिशियल घटाना है, वो तो शुरू से करते हैं। लेमडा के लिए बस ये कहानी है, पॉजिटिव रखना है। 1/लेमडा रेडबर्ग कांस्टेंट, अभी तो जस्ट कैलकुलेशन में करके ही आ रहा हूँ, N/N1 का स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर, 1/इंफिनिटी, बोलो 1/लेमडा रेडबर्ग कांस्टेंट, 1 का मल्टीप्लाई करोगे 1 ही मिलेगा, तो लेमडा बराबर 1/रेडबर्ग कांस्टेंट, मतलब लेमडा की वैल्यू क्या हो गई, 900 लगभग 11.5 एंगस्ट्रॉन के बराबर हो गई। इजी था ना क्वेश्चन, बहुत आसानी से सॉल्व हो जाता, बहुत इजी था। आगे देखते हैं, और किसी की बात किया है, कैलकुलेट द वेवलेंथ एंड एनर्जी रेडिएशन इमिटेड, कितना एनर्जी रेडिएशन इमिट हो रहा है यार, ये तो बहुत इजी हो गया यार, कुछ दिया ही नहीं क्वेश्चन में, इससे तो अच्छा क्वेश्चन पीछे थे। डेल्टा ई बराबर क्या था, -13.6 जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर, ये ग्राउंड स्टेट भी 1 है, एटॉमिक नंबर भी 1 है, तो डेल्टा ई की वैल्यू तो एक लाइन में खत्म हो गई, -13.6। अब उसने क्या बोला, इमिटेट बोला है, कितना एनर्जी इमिट होगा, हमारे खुशी से -13.6 मत दे दीजिएगा कि -13.6 एनर्जी इमिट हो रहा है, नहीं, ये तो उस सेल की एनर्जी है ना। एक सेकंड, मैंने थोड़ा सा आपको गड़बड़ कर दिया, मैंने तो ये, रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, देखो एक्चुअली रात हो गई ना, थोड़ा सा नींद आ रहा है माइंड कहीं और चला गया। हमें तो कैलकुलेट करना है, ये तो क्या कर रहा है, जंप कर रहा है ना यार, जंप किसी सेल का थोड़ी ना पूछा है पहले का, इनफाइनाइट से क्या हो रहा है, फर्स्ट में आ रहा है, तो उस कंडीशन में डेल्टा ई का फॉर्मूला मैंने बताया था आपको, एनर्जी का फॉर्मूला कैलकुलेशन करने के लिए, वो क्या था, ई बराबर आपको करना क्या है, -13.6, कंडीशन में यही था ना, जेड स्क्वायर तो लेंगे नहीं क्योंकि हाइड्रोजन है, अब 1/n1 का स्क्वायर -1/n2 का स्क्वायर, यहाँ पे राइट वे होगा। तो अभी क्या हो जाएगा, ई बराबर -13.6, N1 का वैल्यू माइनस नहीं होता है फॉर्मूले में, माफ कीजिएगा, इसको भी मिटाइए, माइनस, ये माइनस मिटाओ, माइनस में आएगा कैसे, मिट वाली कहानी चल रही है, पूरी कहानी गड़बड़ हो जाएगी। 13.6, ठीक है। N1 की वैल्यू क्या माने, N2 की फाइनल माइनस इनिशियल, तो इनिशियली कहाँ पे था इलेक्ट्रॉन, इनफाइनाइट पे था बच्चे, इनफाइनाइट, कहाँ पहुंचा फाइनली,
तो फाइनली जंप करके ग्राउंड स्टेट पे पहुंचा, स्टेशनरी स्टेट पे पहुंचा, तो 1 का स्क्वायर कर दोगे, तो ऐसे कंडीशन में ई की वैल्यू क्या हो जाएगी 13.6, जीरो में से एक घटाओगे तो -1, मल्टीप्लाई करोगे तो क्या मिलेगा ई की वैल्यू -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। देखो इतनी एनर्जी क्या होगी, इमिट होगी। मैंने आपको बताया था माइनस क्या डिनोट करता है, माइनस जब इलेक्ट्रॉन कहीं से कहीं जंप करके जा रहा हो उस कंडीशन में जब एनर्जी की वैल्यू माइनस हो रही है, दैट मीन्स एनर्जी मेरी क्या हो रही है, इमिट हो रही है। तो इतनी एनर्जी क्या करेगा, वो इमिट करेगा जब वो इनफाइनाइट से, हाइड्रोजन के इनफाइनाइट वाले सेल से पहले सेल में आएगा, ग्राउंड स्टेट में आएगा। तो क्लियर है, समझ में आपको आ गया होपफुल। मतलब आयनाइज कंडीशन, ये क्या कहना चाह रहा है तुमको समझ में आ रहा है। H प्लस इलेक्ट्रॉन था, अब ये क्या कर रहा है, पहले सेल में आ रहा है, तो क्या बन जाएगा, हाइड्रोजन बन जाएगा। यही वाली कहानी बन रही है, H प्लस से H के फॉर्म में जा रहा है, इनफाइनाइट से 1 में आ रहा है, आयनाइजेशन। तो जो प्लस तुम दिए तो वही माइनस में होकर वापस चला आ रहा है, कहानी खत्म हो जा रही है चीजें। तो ये क्वेश्चन क्लियर हुआ, ठीक है। मेरे ख्याल से एक एक दो दो क्वेश्चन और बचे हैं, चलो फटाफट इसको कवर भी कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, एस्टिमेट द डिफरेंस इन एनर्जी बिटवीन द फर्स्ट एंड द सेकंड बोर ऑर्बिट ऑफ अ हाइड्रोजन एटम। ठीक है, तो ये तो बहुत इजी क्वेश्चन, फिर से वैसा ही पूछ दिया, फर्स्ट और सेकंड के बीच का डिफरेंस पूछ रहा है, एनर्जी के बीच में कितना का डिफरेंस जाता है। तो ये मैं ऐसे बना लेता हूँ, फिर इसको बड़ा कर दूंगा बाद में। चलो इसको बड़ा कर लिया जाए। सेकंड और क्या बोला है, फर्स्ट और सेकंड की बात कर रहा हूँ, तो फर्स्ट और सेकंड के हिसाब से चलिए। चलो यहाँ देखो, फर्स्ट एंड सेकंड, तो ये पहला, ये तो पॉजिटिव कर लो न्यूक्लियस, ये फर्स्ट है ये सेकंड है, तो इनके बीच का एनर्जी डिफरेंस पूछ रहा है। तो डेल्टा ई की वैल्यू बतानी है, डेल्टा ई की वैल्यू नहीं, ई बताना है यहाँ पे। तो ई निकालने के लिए फॉर्मूला क्या बताया था, डेल्टा ई बराबर क्या आया था आपका 13.6 1/n1 माइनस 1/n2 का, 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 का स्क्वायर। अब यहाँ देखो कहानी ये है, वो सिर्फ एनर्जी डिफरेंस पूछा है, तो कहीं से भी निकालो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। डिफरेंस में -2 चाहे +2 उसका मतलब है नहीं, डिफरेंस डिफरेंस वो वैल्यू आपको निकाल के देना है। तो डिफरेंस यहाँ पे वैल्यू निकालो, ऐसे निकालो कि पॉजिटिव मिल जाए यहाँ पे भी, सो दैट की चीजें आपकी आसान रहे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, माइनस ही बता सकते, डिफरेंस पूछा है, डिफरेंस डिफरेंस होता है। तो 1/, फर्स्ट से क्या जा रहा है भाई, सेकंड से, तो 1/1 का स्क्वायर, यहाँ पे कहानी क्या हो जाएगा, एक से दूसरे में पहुंचा रहे हैं, मतलब पहले सेल से इलेक्ट्रॉन को अब जंप करा रहे हैं दूसरे में। ऐसा कुछ बोला नहीं कि दूसरे से पहले में आना है, आगे जो बोला होगा उसको देखेंगे, फिलहाल तो अभी इतने स्टेटमेंट में कुछ नहीं बोला है। तो पहले से दूसरे जंप कराऊंगा तो 1 का स्क्वायर माइनस दूसरे का स्क्वायर मतलब 1/2 का स्क्वायर, दैट इज व्हाट 1/4। तो 4 में से एक जाएगा 3 हो जाएगा, डेल्टा ई बराबर क्या हो जाएगा 13.6, 4 में 3, ये मल्टीप्लाई 3/4 बच्चे, 4 से काटो तो 4×2 = 12, 4×3 = 12, और 4×12 1 4 चौको 16, 3.4, बहुत बढ़िया। तो डेल्टा ई की वैल्यू 3 चौको 12 का 2, 3 3 का 9, 9 1, 3 चौको 12 का 2, 3 3 का 9 1 10, 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ रहा है, 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट करके क्या हो रहा है, इसकी एनर्जी की वैल्यू आ जा रही है। डेल्टा ई की वैल्यू कितनी आई, 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। क्लियर है, इतना एनर्जी का डिफरेंस है। अब इलेक्ट्रॉन कहाँ से कहाँ जा रहा है, अगर दूसरे से पहले जा रहा तो माइनस में होगा, पहले से दूसरा जा रहा तो प्लस में रहेगा, जैसा बोलेगा वैसे करेंगे। एट व्हाट मिनिमम एटॉमिक नंबर वुड, हेलो जेड पूछ रहा है तुमसे, किस एटॉमिक नंबर की बात हो रही है, जेड आपसे क्वेश्चन बन गया। एट व्हाट एटॉमिक नंबर वुड अ ट्रांजिशन नंबर n बराबर 2 n बराबर 1 एनर्जी लेवल रिजल्ट इन द इमिशन ऑफ एक्सरे विथ वेवलेंथ। यहाँ पे लेमडा की वैल्यू दे रखा है कितना, 3 × 10⁻⁸ यहाँ पे यूनिट बहुत मैटर करता है, मीटर दिया है। विच हाइड्रोजन लाइक स्पेसीज डज दिस एटॉमिक, आगे क्वेश्चन कंप्लीट नहीं, विच हाइड्रोजन लाइक स्पेसीज डज दिस एटॉमिक, मतलब जो भी एटम है, एटॉमिक और एटम है, ये किस तरह का एटम है पूछ रहा है, हाइड्रोजन जैसा वाला, मतलब लिथियम प्लस है क्या, कि He प्लस है क्या, क्या है, जेड, जेड का मान मालूम पड़ेगा तो मालूम पड़ जाएगा क्या है, हाइड्रोजन हीलियम लिथियम क्या है, क्लियर हो जाएगा। मतलब हाइड्रोजन लाइक एटम की बात कर रहे हैं कि बताओ वो कौन है, उसका नाम बताओ, एटॉमिक नंबर पता करो, उससे नाम पता चल जाएगा। तो लेमडा दिया हुआ है, जेड पूछ रहा है, और सेल के बारे में इंफॉर्मेशन दिया, सेकंड से फर्स्ट आ रहा है, तो लेमडा वाला फॉर्मूला लिखो, अपने आप वैल्यू मिल ही जाएगा। तो 1/λ, अच्छा एक काम करो, हम इस फॉर्मूले में हमेशा एंगस्ट्रॉन में रखना है, तो इसको भी एंगस्ट्रॉन में कन्वर्ट कर लिया जाए, 3 × 10⁻⁻, तो देखो मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना, तो 100 से मल्टीप्लाई करोगे, सॉरी एंगस्ट्रॉन में करना है, मतलब इसको 10⁻⁻10 करना है, तो मतलब यहाँ पे क्या होगा, एंगस्ट्रॉन करने के लिए थोड़ा सा यहाँ पे देखो तो, बराबर 300 × 10⁻⁻10 करोगे ना, ये एंगस्ट्रॉन कहलाएगा, मीटर को एंगस्ट्रॉन बोल सकते हो। तो 300 एंगस्ट्रॉन के बराबर है, कितने के बराबर है, दैट इज व्हाट 300 एंगस्ट्रॉन के बराबर है, ठीक है ना। तो 1/λ फॉर्मूला क्या होता है, रेडबर्ग 1/n1, अब यहाँ पे 1 1 n1 n2 पॉजिटिव रखना है, दिमाग में रख लेना। तो 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, 1/1 का स्क्वायर माइनस 1/2 का स्क्वायर 1/4 हो जाएगा। अभी तुमको मालूम है सब चीजें कैसे क्या सिस्टम चल रही है।
ओके, यहाँ पे चूंकि हाइड्रोजन लाइक स्पेसीज बोला है तो बच्चे यहाँ पे जेड को भी आपको लेके चलना पड़ेगा। आप यहाँ जेड को छोड़ नहीं सकते हो। जेड स्क्वायर हुआ करता था फॉर्मूले में, पीछे जाके देखो, दिखा दे रहे हैं फॉर्मूला जो कैलकुलेट किया था मैंने, उस फॉर्मूले में जेड स्क्वायर हुआ करता था। बहुत पीछे जाना पड़ेगा, चलो कोई बात नहीं, चलते हैं पीछे, थोड़ा सा फील होना चाहिए। ये देखो जेड स्क्वायर था फॉर्मूले में लैम्डा के, तो ये जेड स्क्वायर के टर्म में हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। जेड स्क्वायर को छोड़ेंगे नहीं यहाँ पे, क्योंकि वो हाइड्रोजन लाइक स्पेसीज बोल दिया, हाइड्रोजन जैसे स्पेसीज। तो जेड स्क्वायर को यहीं रहने दीजिए, 1/λ। लैम्डा को क्या बोल सकते हो, 1/300 एंगस्ट्रॉन इज वॉट जेड स्क्वायर। यहाँ पे आर को ऐसे ही रहने दीजिए, 1/12। अच्छा 1/12 नहीं है, 1 का स्क्वायर है, 1 अभी नहीं, रेडिंग नहीं पढ़ पा रहा, बताओ। 4 में से 1 जाएगा तो क्या बच जाएगा, 3/4। अब यहाँ से हम जेड स्क्वायर निकालने चल रहे हैं, क्या निकाल रहे हैं, जेड स्क्वायर। तो जेड स्क्वायर कैलकुलेट करो, चलो फटाफट जेड स्क्वायर कैलकुलेट कर लिया जाए और जगह बना लिया जाए, तो कैलकुलेट करते हैं। जेड स्क्वायर को यहीं छोड़ दो, बाकी सबको नीचे भेज दो। तो जेड स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, ये 4 1 में मल्टीप्लाई करेगा तो ऊपर तो 4 आ गया, नीचे क्या हो रहा है, नीचे देखो तो 300 पहले से ही पड़ा था। अच्छा ये देखो कंडीशन में 300 एंगस्ट्रॉन हो गया। अब यहाँ पे 3/4 जेड की वैल्यू है, तो आर यहाँ पे 1/r हो जाएगा, मल्टीप्लाई, चलो आर यहाँ पे लिखे जरा, मल्टीप्लाई आर मल्टीप्लाई 3। ठीक, तो यहाँ से जेड स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, 1/r क्या होता है, 4/300। लमसम में क्वेश्चन सॉल्व करना पड़ेगा वरना बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। मल्टीप्लाई 3, 1/r को साइड कर लेते हैं। 1/r को बच्चे क्या बोलते हैं, 910 बोलते हैं, 912। तो 910 912 भी काम नहीं कर पाएगा, यहाँ पे प्रॉब्लम क्रिएट कर देगा। मैं सीधे सीधे इसको 900 बोल दूँ, राउंड फिगर में जेड स्क्वायर की वैल्यू निकालते हैं। जेड स्क्वायर बराबर, हाँ तो करना पड़ता है, मजबूरी है, नहीं करेंगे तो फिर क्वेश्चन का आंसर ही नहीं आएगा। 900, 3 का 900 गुड़े, यहाँ पे भी क्या कर लें, 1/r 912 होते थे, 912 होते थे, तो इसको मैं क्या करूँ, लमसम 900 बोल दे रहा हूँ, ठीक है ना। 3 का 900, तो ये जीरो से जीरो कट जाएगा, 9 से 9 मतलब पूरा कट गया पूरा। तो जेड स्क्वायर बराबर 4, तो जेड बराबर क्या मिल गया मुझे, √4। तो फाइनली +-2 मतलब जेड की वैल्यू 2 आ गई। जेड 2 मतलब क्या हुआ, बोलो भाई, दूसरे नंबर पे कौन आते हैं, तो दूसरे नंबर पे हीलियम भाई साहब आते हैं। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, हीलियम, यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा विच। तो हीलियम, यहाँ पे विच हाइड्रोजन लाइक स्पीसीज डज दिस एटम, तो यहाँ पे क्या हाइड्रोजन करता है, हीलियम करता है, हीलियम के पास ये फीचर्स पाए जाते हैं। क्वेश्चन क्लियर हो गया मेरे ख्याल से, इसका सॉल्यूशन भी समझ में आ गया। लास्ट क्वेश्चन आज का, चलो इसको भी फटाफट खत्म कर लें। हाउ मेनी टाइम डज द इलेक्ट्रॉन गो अराउंड द फर्स्ट बोर्स ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन इन 1 सेकेंड। तो एक काम करिए, इस क्वेश्चन को आप ट्राई करिए, अगर नहीं आता है तो मैं इसको आपको सॉल्व करा दूंगा। मेंशन करिए सर नहीं आ रहा तो बताऊंगा, आ जाए तो बहुत बढ़िया, इजी क्वेश्चन है सब, वैसे ही घिसे पिटे क्वेश्चन है, जैसे पीछे वाले क्वेश्चन किया था वैसे किया था। वो क्वेश्चन बोल रहा है हाउ मेनी टाइम डज द इलेक्ट्रॉन गो अराउंड द फर्स्ट बोर्स ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन इन 1 सेकंड। फर्स्ट बोर ऑफ ऑर्बिट का मतलब कहानी क्या है, फर्स्ट सेल की बात हो रही है, ठीक है। क्वेश्चन सॉल्व करिएगा, देखिएगा क्या आंसर आपका आता है। तो चलो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।